अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से कैमरामैन यासीन साबरी के साथ। नाजरीन, आपको हम बताते चलें, जिस तरह द्रास ऑनलाइन ने एक इनिशिएटिव उठाया है एक मुलाकात का, तो इसी एक मुलाकात का सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने एक मौजूद है एक अजीम शख्सियत जिसका नाम है एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल, जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हाई कोर्ट एडवोकेट रहे हैं, वकील रहे हैं और साथ ही साथ द्रास ब्लॉक के पहले एडवोकेट हैं। सियासत में भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। सर, आपका बहुत वेलकम हमारे इस पैनल से जुड़ने के लिए, और हमारी पूरी द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल का यही एक परंपरा रहा है सर कि आप जो भी पैनलिस्ट यहाँ पे आता है अपनी बेसिक स्कूलिंग के बारे में, बेसिक उसने कहाँ से पढ़ा और अपना सफ़र के बारे में सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं। जी सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस सेटअप का मोस्ट वेलकम करता हूं कि आप लोग ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते हैं और लोगों का व्यूज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है या लोगों के कारकर्दगी को हाईलाइट करता है। बहुत वेल अप्रिशिएबल सेटअप है। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक। रही बात मेरी स्कूलिंग की बात, मैंने मैट्रिक अपने गाँव मुरादबाग से किया है। मेट्रिकुलेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादबाग, हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी द्रास अपना ब्लॉक से, और बीए किया मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल से। इसके बाद मैंने एलएलबी किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी के। सर, आप फाइनेंशियली इतने पुअर थे, तो इस सफ़र को कितना आपको मुश्किल हुआ आगे अपनी पढ़ाई के दौरान? देखिए सलीम भाई, मैंने उस चीज़ को कभी आगे रख कर मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे और अपने ऊपर भरोसा रखा। तो मुझे नहीं लगा कि कहीं मुझे रुकावट हो रहा है। अल्लाह ताला जब इंसान बंदा जो है हिम्मत करे तो मदद तो खुदा तो हो ही जाता है। समझो ऐसा ही मेरे साथ हो गया। इस्माइल साहब एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। हाँ, ये हालांकि हम देख रहे हैं जो जिला टनल में भी आपने पीएलए फाइल हो चुका है, और बाकी भी कॉलेज का या बहुत सारे इलाके के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये हिम्मत कैसे? देखिए, एक करेक्टर एक बन जाता है अगर आप स्टार्ट से एक पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करने का एक चाहत रखें, तो जहाँ भी कुछ हो तो आप में खुद ब खुद हिम्मत आ जाती है। और रही बात सोशल या सामाजिक, जो आपने बोला डिस्प्यूट्स हल किए हैं, वो तो मेरे से ज़्यादा उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे उस लायक समझा। जैसे हमारा एसडीएम द्रास उस वक़्त था बरकत साहब, मुरादबाग का ईदगाह कत्लगाह का जो इशू था, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनल को इसका एक थ्रेट था बन के, तो वहाँ मुझे सालिसी के लिए मुझे मौका दिया। 3 बुज़ुर्गों के साथ एक जवान एक, तो शुक्र खुदा का वो मसला हल हो गया। जबकि उससे पहले 10-20 बार ऐसे लोग आए, कमेटीज़ बन गए उसको हल करने के लिए, उनकी कश्मीर से कमिश्नर तक आ गए, तब भी हल हो नहीं पाए। जहाँ तक बात रही पीआईएल का, अब जब सोशल काम आप कर रहा है तो जब आपको पता है आपके लोगों का लाइफ कैसा है क्या है और उसका अल्टीमेट इसका सोल्यूशन कहाँ पर है, अगर आप रास्ते वो सब जानते हैं तो आपको आगे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हाँ, इन दौरान फाइनेंशियली या थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आपको आ जाता है, तो या तो आपको बैठना है, अपने लिए सोचना है या कौम के लिए सोचना है। इन दैट केस कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, वक्त भी करना पड़ता है, पैसा भी करना पड़ता है। तो इस तरह से सोशल वर्क का काम मेरा ऐसा ही रहा, और जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने वो इश्यूज़ को हल करने की कोशिश किया, और अपने से जितना भी हो सके, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, चाहे अपने गांव के लेवल का हो या कहीं हो, पॉजिटिवली हमने हमेशा कोशिश की हल करने। सर, कोई सोशल वर्क में कोई ऐसा काम जिसमें आपको दिलचस्पी ज़्यादा रहा होगा? ज़्यादा मुझे जब संस्कार का जो जो कम्युनल जो राइट हो गया था वहाँ पे, तो उसमें मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया कि वहाँ एक सोशल बाइकाट हो गई उसको हल करने के लिए। उसके लिए मैंने संस्कार के जितने भी स्टेक होल्डर है, ZPA के प्रेसिडेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इनके जो मेन जो है लीडरान, रिलीजियस जो है उनके जो है स्कॉलर्स, सबसे कांटेक्ट में रहे 5-6 महीना तकरीबन। इसके बाद मैं संस्कार भी चला गया, 10 दिन तक मैं वहाँ डाक वाले में ठहरे। दोनों कम्युनिटी से अलग अलग कहीं मीटिंगें किए, और यहाँ तक भी हो गया इनके सारे इश्यूज़ जो है हल हो गए, सारे इश्यूज़। लेकिन लास्ट टाइम पे इनको गले मिलाना था, टाइमिंग रखा था कुछ 2 बजे, मुझे अभी भी याद है, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। थोड़ा मुझे उसका थोड़ा सा फील है, अगर वो बन जाता, इतना कोशिश किया था, लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन उससे एक पॉजिटिव मैसेज चला गया लोगों में
भाई ये तो कुछ नहीं है, अब मतलब जो भी इनका इश्यूज थे वो हल हो, वो मैंने किया था, वो करके वापस आया था जी। और यादगार मेरा यही है कि अपने गांव में ईदगाह कत्लगाह का इशू था, पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये हाईलाइट था। तो सबसे बड़ी बात मैं अपना ये सब कंट्रीब्यूशन, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, ये समझता हूँ मैंने दोनों का साथ नहीं दिया। मैं अपने जितने भी अपने फैमिली के अपने जो चाहने वाले हैं उनको लेकर मैं बीच में बैठा ये, और बाद में हल करने का मौका भी मुझे मिला। ये एक मेरे लिए यादगार यादगार आपने किसी को चुना है, आप यूपीएससी के लिए भी चॉइस कर सकते थे, आईएएस के लिए भी जा सकते थे, तो इसके लिए कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, किस तरह की मतलब सब्जेक्ट्स होने चाहिए? देखिए एडवोकेसी के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन आप चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो कई साल हो गए, आप 10+2 के बाद भी 5 इयर्स का कोर्स होते हैं, बीए एलएलबी कहते हैं इसको, वो भी आप कर सकते हैं 5 साल का। तो कोर्स का जो है ऐसा कुछ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट ले लेकर आप जा सकते हैं। रही बात मेरा, भाई आपने क्या किया, कैसे शो हो गया, मेरा मुझे लगता है मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं लॉ करूँगा या वकालत करूँगा। यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म भरने के टाइम आ गए तो सब भर रहे थे, तो मेरा अपना कुछ और एक प्लान था, मुझे कुछ और करना था। फॉर्म भरने से 2 दिन पहले मैंने किसी अपने एक प्रोफेसर को फ़ोन किया, तो उसने बोला इस्माइल आप लॉ क्यों नहीं करते। बस उसी दिन से मुझे लॉ का भूत सवार हो गया। और हालांकि मुझे कोई ना बैकग्राउंड, मेरा कोई बैकग्राउंड था लॉ में, ना मैंने कभी सोचा था, तो इंटरेस्ट हो गया वहाँ, उसके मैंने प्रिपरेशन की। लेकिन एक चीज़ है, लॉ बड़ा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज होता है, जजमेंट्स होता है, समझने में बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से नीचे से बड़ा होता है। हाँ उसमें बड़ा ये होता है, खासकर हमारे लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि हमारा ये बेस आपको पता है, खासकर हमारे स्टेज में हम जो 6 में हमने ए भी पढ़ा है, वो ना आज में और आपके गैप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा था। देखो कितना डेवलप हो गया एजुकेशन में, कितने हम आगे आ गए आज के डेट में। हमारे डेट में हम 6 में हमने ए भी पढ़ा है, और शुक्र है अल्लाह का, बड़ा टफ था, मुश्किल था, लेकिन शुक्र है मेहनत किया, हौसला रखा, ये हो गया। आज के लड़कों के लिए मुझे लगता नहीं उतना प्रॉब्लम हो जाएगा हर जगह, लेकिन एक चीज़ है, हार्ड वर्क करना है उनको। सर अभी हम यूटी लद्दाख बन चुके हैं, अब यूटी आप एक लीगल एक्सपर्ट है, अभी यूनाइटेड टेरिटरी बन चुका है, तो आगे क्या फ्यूचर हमारे लिए क्या ये रहेगा? आज के डेट में कुछ बोलना काबिल वक्त होगा कि फ्यूचर में यूटी के साथ क्या होगा, या वापस स्टेटहुड होगा तो उसके साथ क्या होगा। गिले शुके तो दोनों लोगों का हर जगह रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लिखते हैं कि कभी सेंटर वो यूनियन ऑफ इंडिया हमारा किस 14 पे इसको हल करते हैं, हमारे लोग उसी पे बैठते हैं, या फिर कुछ और हो जाते हैं, तो उसको अभी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या है। सर आपने हाई कोर्ट में भी काम किया है, तो क्या एक्सपीरियंस आपको मिला हाई कोर्ट से? मैंने बहुत कुछ सीखा हाई कोर्ट में। सबसे पहले तो पेशेंस, क्योंकि हाई कोर्ट में वकालत करना बड़ा टफ होता है। आपको कोई छोटे मोटे एफिडेविट का, चालान का, ऐसा कोई काम तो होता नहीं है। किसी भी जूनियर एडवोकेट वहाँ पर आए तो आपको डायरेक्ट केस करना होता है, और जो भी क्लेम, जो केस लेके लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो है केस जो है नामी ग्रामी वकील के पास लग जाए, चाहे पैसा रुपया 10,000 20,000 ज़्यादा भी लगे, तो हर कोई चाहते हैं। तो जूनियरों के लिए बड़ा टफ होता है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है। पढ़ाई ही नहीं है आपको, लेकिन अगर मैं ये रियल सेंस में बोला जाऊँ, एडवोकेसी जो है एक आर्ट है, एक आर्ट है, जो उस आर्ट में अगर आपका उसमें टैलेंट है, उसी तरफ आपका रागिब है, आपका अट्रैक्शन है, तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज नहीं। रही बात हार्ड वर्क का, उसमें तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। हार्ड वर्क आपके लिए डू और डाई है। जो आप पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मुझे लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मेहनत करना है, खासकर हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए। ये अपने आप को इमेज बना, अब एक बार आपका इमेज बन गया, तब फिर आप पे ही डिपेंड होता है कि आप इस इमेज को कहाँ स्टे रखेंगे, कहाँ तक ले जाए, लोगों के साथ कैसे डील कर, ये हो जाता है। बाकी वहाँ भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, बच्चों की तरह आपको सिखाता है। बहुत अच्छे वकील साहिबान होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स बहुत मदद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आप पर ही होता है। बेशक।
आप वकील तो आपको सिखाएंगे इसमें क्या है, लेकिन आपको क्लाइंट से तो आपको ही बात आपसे आपसे ही बात करनी सब कुछ आपके साथ ही रहना है, तो वही होता है। थैंक यू सर। सर हमने काफ़ी सुना है और हमने देखा भी है आप शायरी में काफ़ी महारत रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने कलाम से नवाजें। जी जी जी, एक्चुअली मेरा पूरा ऐसा ये नहीं था कि मैं शायरी करूं या ये करूं। अब मुझे भी उतना ये नहीं है कि मैं कितना परफेक्टली शायरी कहता हूं मैं, मगर रिसेंटली ये हो गया फेसबुक पे कमेंट शायरी पे करते हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे कमेंट लिखते लिखते। अब यूथ को तो मैं इतना कहूँगा, मेरा एडवाइस, ज़िंदगी में जो लेते हैं जोखम, ज़िंदगी में जो लेते हैं जोखम, कामयाबी उनकी होती है हरदम। ऐसे ज़िंदगी में जो लेते हैं जोखम, कामयाबी उनकी होती है हरदम। पर ये हुनर है चंद एक दम हम, बेशक, पर ये हुनर है चंद एक एक दम हम, दस्तूर तेरात रईसों के हर, बेशक, दस्तूर तेरात रईसों के हर। मुझे लगता है मेरे यूथ समझ गए होंगे कि भाई जो भी आपको डिसीजन लेना है आप खुद को लेना है। आप हर किसी के डिसीजन को सुनिए, बेशक, चाहे आपके अगेंस्ट वो आपको डिस्करेज भी कर रहा हो, उसमें भी आपको पता चलता है भाई इसमें मैं फेल हो गया या कहाँ पर मेरा कमज़ोरी मुझे आ सकता है। अगर वो नेगेटिवली ही बोल रहा है, जैसे अक्सर पढ़े लिखे यूथ तो आपको पॉजिटिवली ही कहता है। अब वो दौर चला गया, तो राय ले लिए, सजेशन ले लिए, आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के लिए आपको पेशेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें अगर, और कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर, ये आपको वक्त के साथ आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपको वक्त के साथ आ जाएगी। किसी को जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, फैमिली वेल ऑफ है, वो उसको थोड़ा पहले मिलता है, दूसरे को, लेकिन हार्ड वर्क तो उसको भी करना है, किसी को करना। थैंक यू सर, आपका वक्त ज़्यादा लिया। तो सर हमारा एक लास्ट सवाल है, आप यूथ्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ्स को मेरी तरफ से ये मैसेज है, वक्त के पाबंद रहो। टाइम इज प्रीशियस। आप आपको ज़िंदगी में हर वो चीज़ करने का मौका मिलेगा जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल। कोई भी आदमी जो है नाकाम नहीं होता है। अब कोई बोलता है आप काम हो, मैं नाकाम हो गया, मैंने ये नहीं किया, नाकाम नहीं होते, वो कामयाब होते हैं। जो बचपन में या जवानी में जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें वो मास्टर बनता है, मगर फ़र्क है फील्ड या कैरेक्टर आपने कौन सा अपनाया। कैरेक्टर का काफ़ी, अगर आपने कोई गलत ये किया, आप उसमें एक्सपर्ट होता है, लेकिन फिर बाद में आपको पछतावा होता है। फील होता है। ठीक है, आप सही में आपने अपना आपको नहीं, आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं और बाद में आप खुश होते हैं और आपसे दूसरों को भी इंस्पिरेशन। मतलब सोसाइटी में टॉप 10 में आना चाहता है, आप एक रूटीन के तहत पढ़ना है, आप घूमना भी है, फिरना भी है, रूटीन। अगर आप टॉप 1 में आना चाहते हैं, आप मैक्सिमम आपको अपने आप को ये करना, प्रीशियस लेवल्स, कम से कम ये 10 से कम 8 से लेकर, कम से कम 8 से लेकर MA जो आपका ये है, एम है। हाँ, MA करे या MSc करे, जो भी करे, PG जो कोर्स करे, या खासकर ग्रेजुएशन तक। फिर इसके बाद आपको एक्सपोजर होने के बाद खुद ब खुद क्या करें, वो आपका पाबंद रहे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप IAS क्रैक कर सकते हैं, आप KS क्रैक, हम जैसे लोग देखा, हमने भी बड़ा कोशिश। और पेरेंट्स से मेरा ये गुजारिश है कि आप बच्चों को तरबियत दीजिए। तालीम वो टाइम के साथ खुद ब खुद आ जाएगी। बच्चे को जब तरबियत देंगे ना, वो खुद ब खुद पढ़ेंगे। तरबियत की बहुत ज़रूरत है। अब बच्चे को कुछ कहते हैं कि हम ही है, सब कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है, बच्चे की उसी मेंटलिटी की होती है, या हम ही काबिल है, बाकी कुछ नहीं है, उसी मेंटलिटी की होती है। बच्चे को एक हेल्पफुल बनाओ, दिखाओ सोसाइटी में भाई कौन किस तरह जी रहा है, रीज़न क्या है, हेल्प करना क्या होता है, वो सब सीखो। अगर बच्चे को तरबियत अगर सही हो गया, तालीम नहीं होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तरबियत होगा। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे इस पैनल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल, जिसको हम कहेंगे साइन ऑफ इंस्पिरेशन। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर एक नए शख्सियात के साथ, फिर एक नए एक उमंग के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें और पूरी द्रास ऑनलाइन को टीम की तरफ से हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।